यस तो अभी एक चीज समझो अच्छे से, ठीक है। कैसा लगा आपने आज पहला, आई थिंक पहला क्वेश्चन ऑडिट का लिखा बिना देखे, राइट, अपार्ट फ्रॉम क्लास, एक एक्सपीरियंस आया। यस सो अभी सबसे पहले तो सबसे बढ़िया आंसर लगभग लगभग नंदीश का था, ठीक है। थोड़ा बहुत यास्वी का था, आप लोगों ने शॉर्ट में लिखा, ठीक है। सृष्टि का भी अच्छा आंसर था, आपने अच्छा आंसर लिखा था। नाउ एक बात समझो, दो तीन चीजें यहाँ पे ये प्रैक्टिस करवाने की सबसे बड़ा जो लॉजिक था वो ये था कि ऑडिट में कट शॉर्ट चीजें नहीं चलती, ठीक है। जैसे आपने, अगर आप डीटी करोगे, आप आईडीटी करोगे, है ना, थोड़ा बहुत एएस में आप चीजों को हल्का सा कट शॉर्ट लिख सकते हो, लेकिन ऑडिट में ना आपको एलोबरेट करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी आंसर क्या करना पड़ता है, एलोबरेट। हेडिंग वाला खेल नहीं चलता, किसी हेडिंग लिख दी, है ना, अंदर एक वर्ड लिख दिया, ऐसा कर दिया तो ये चलता नहीं। 5 में से 1 मार्क, 4 में से 1 मार्क, ठीक है। अगर 4 में से 3 3.5 मार्क चाहिए तो वो कब होंगे, आपने हेडिंग लिखी, फिर प्रॉपर पूरा आंसर लिखा। अभी जो ब्लू बुक है स्टडी मैट की, अब देखो ये आप ये बॉक्स देख रहे हो, राइट, इनमें लगभग लगभग हर चीजें कवर्ड है, ठीक है। जिस स्टडी मैट आपको रेफर करना है आप रेफर करके कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये बुक बनी उससे ही है। लेकिन पता है एक कंसेप्ट है, आप खुद बताओ कि जितनी ज्यादा चीजें आप लर्न करोगे उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आप मिक्स कर दो या आप भूल जाओ। अग्रीड। ये बुक पहले मैं स्टडी मैट से पढ़ाता था, ये बुक का ये चौथा क्लास है, उसके पहले 6 क्लास मैंने स्टडी मैट से पढ़ा है, टोटल मेरे को 10 क्लास हो गए ऑडिट के, ठीक है। स्टडी मैट से मेरे को बहुत वाइड एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। हर बार क्या होता था, जब मैं स्टडी मैट पढ़ाता था तो पढ़ाते पढ़ाते ना मेरे को काटना पड़ता था, बच्चों को बोलना था ये काट दो, ये काट दो, मतलब उसे बहुत सारा ब्ला ब्ला लिखा हुआ है जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन समझाने के लिए लिखा हुआ है, या समथिंग या समथिंग या समथिंग। स्टडी मैट सबसे वाहियात तरीके से कंस्ट्रक्टेड है ऑडिट के, इंटर में भी, फाइनल में भी। फाइनल में तो बेटर लेवल की, इंटर की तो सबसे घटिया है, ठीक है। तो वो बाद में मेरे को रियलाइज हो गया यार ये अपन कटवा रहे हैं, ठीक है। उसमें ये फिर बच्चे को कहीं ना कहीं स्टडी मैट पढ़ने थोड़ा टेक्निकलिटी ज्यादा हो जाता है, तो ये काट के जो बचा है जो एग्जाम में रेलेवेंट है वो आप इस बुक में डाल दो। अभी कोई भी क्वेश्चन स्टडी मैट का हमने काटा नहीं है, सारे कंटेंट सब कंसेप्ट हूबहू लैंग्वेज सेम है। सर आप झूठ बोल रहे हो, हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, स्टडी मैट तो आपके पास में है ना, घर पे खोलो और ये वर्ड को कंपेयर करो, है कि नहीं, तब मालूम पड़ेगा कि ये मैच हो रही कि नहीं हो रही। ये करना, ठीक है। हर चैप्टर में कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन बैंक में कवर किए हैं, नोट में कवर नहीं किए, क्योंकि वो इतने हाई कैटेगरी क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आईसीआई के मॉडल टेस्ट में कहीं आए हुए हैं तो हमने उसको क्वेश्चन बैंक में डाल दिया। तो ब्लू प्लस रेड ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र बुक्स है, इसके बाहर जाने का जरूरत नहीं। आपने सभी इसमें देखो फायदा क्या है, अभी ये एक पेज पे 3 चीजें कवर्ड है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप और लिमिटेशंस। वही स्टडी मैट में 3 पेज में ऐसे ऐसा कवर्ड है, इधर से लर्न करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू स्टडी मैट, समझा। जब उसकी लर्निंग ही नहीं हो तो क्या मतलब है उसको पढ़ के। इसके लिए ये बुक मैंने बनाया है, और हर एक में जो भी चीज इंपॉर्टेंट है सब रेड में हाईलाइटेड है, ठीक है। मेरा वादा है आप इस बुक से अगर पढ़ लोगे, लर्न कर लोगे, तो आपको आईसीआई के अंदर, अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा और समझा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप 100% आंसर को लिख पाओ। 30 नंबर के तो एमसीक्यू है, समझ में आए बात। 50 का अपना टारगेट है, बेयर मिनिमम 50, उसमें से 30 काय में मिलना चाहिए, एमसीक्यू में किसी भी बंदे का 1 मार्क पे जाना नहीं चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू हर बार एलिमिनेट करके करने चाहिए। एबीसीडी ऑप्शन है, जो ऑप्शन नहीं चाहिए उसको पहले काटो ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन कम हो जाए, ऑप्शंस लिमिट हो जाए और फिर आप बेस्ट ऑप्शन चूज करो। समझ में आ रहा। अब जो रिमेनिंग 20 मार्क है वो हमको कहां मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव में। 84 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है, कितने मार्क का डिस्क्रिप्टिव है, 84। उसमें से एक क्वेश्चन ऑप्शन है,
उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर चाहिए। क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी को डाउट नहीं? तो ऑडिट में बड़े इश्यूज ये होते हैं कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो वो इश्यू को रिजॉल्व करना है अपने को। यस, ये इश्यू को चल जाना, नहीं तो ऑडिट खत्म हो जाएगा पूरा। तो मेरा आज फर्स्ट और लास्ट टाइम अनुरोध है आप लोगों से कि स्टिक टू द बुक। बुक के बाहर गए सब पस्त, ऐसा मानो स्टडी मेट नाम की कोई चीज नहीं ऑडिट के अंदर। क्लियर है? एटलीस्ट जब तक क्लास चालू है। क्लियर है? जो है वो ये बुक है। मैंने जनवरी मई का मेरे को टाइम नहीं मिला, जनवरी 26 की मेरे पास पूरी एनालिसिस करी हुई, उसके पहले की भी है लेकिन वो मेरे रिटर्न फॉर्म में नहीं, कि कौन सा क्वेश्चन इस बुक के कौन से पेज नंबर से आया। वो छोड़ो, आपके पास में मई का पेपर भी रहेंगे ही, और जनवरी के क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक में डाले हुए भी है, अपन टैली कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में जनवरी का क्वेश्चन है, वो ब्लू बुक में कहाँ का है। सिंपल। क्लियर है? आगे बढ़ू। अभी आज का तो ठीक है, लेकिन जब आपको अब आगे ऑडिट जब पढ़ेंगे ना अपन कल से, तो आप है ना इसको ऐसा ऊपरा ऊपरी लर्न करके मत आना, वो गलती भी मत करना। जब मैंने बोला है इतना लर्न करना है तो उसको लर्न करके आना। समझा, मैं यहाँ पे रहा, जितना हो सकता लर्न कराने की पूरी कोशिश भी कर रहा। ऐसा नहीं कि रीड कर दिया, कंसेप्ट बता दिया, आगे बढ़ दिया। ऐसा किया कि कल मैंने समझाने की पूरी कोशिश भी किया ना, वो मैं करता रहूंगा, लर्न कराने की कोशिश करता रहूंगा, लेकिन उससे कुछ होगा क्या? आपको भी करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज है, एक चीट कोड है इसके अंदर। अगर तू क्लास में 200% अटेंटिव है, मतलब ऐसा नहीं कि तू देख रहा मेरे को या बोर्ड को और सोच कुछ और रहा। ठीक है? ये मेरा वादा है, जो पर्सन क्लास में 100% से ज्यादा अटेंटिव है जब मैं लर्न करा रहा हूं, तो उसको खुद की लर्निंग बहुत कम करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है 20 में से एक आधा होता है जो बहुत ज्यादा अटेंटिव होता है, बाकी लोग टेस्ट के लिए सोचेंगे, अगले सब्जेक्ट के लिए सोचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यहां ध्यान देंगे तो घर पे कम मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आया? क्लियर है? तो ऑडिट की जब मैं आपको लर्निंग करने बोलूंगा तो आपको घर पे जाके पढ़ना है। समझ तो आपको जाएगा ही, कुछ समझा नहीं फोटो खींचना, मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपको ऑडियो नोट भेज दूंगा। क्लास में अलग से पूछ लूंगा, मैं बता दूंगा। आपकी ऑडिट क्लास में बाद में मेरा ब्रेक भी है, पूछ रहा तो मेरे को अलग से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और घर पे जाके लर्न करना है निहाल, ठीक है? बहुत अपेक्षा है आपसे, ठीक है? तो लर्न करना है, बिना लर्निंग के ऑडिट होता नहीं। और एक और चीज, ऐसा नहीं कि अभी लर्न कर लिया और नंदिश ने एकदम अच्छा आंसर लिख दिया तब कल से नंदिश को क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, ऐसा है क्या? 2 दिन बाद में भूल जाएगा वो, मैं भूल जाऊंगा। क्लियर है? तो मैं आपको बराबर पूरा प्लानिंग देता रहूंगा कि ऑडिट को साथ में लेके कैसे चलना है। रेडी? चालू करूं क्लास? डन, स्टार्ट। हैमर ऑफ 60 मिनट्स। ठीक है, सो अभी अपना अगला था, पहले था ऑब्जेक्टिव, राइट? सो हमने कल ऑब्जेक्टिव देखा था। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। काय को लेके अश्योरेंस? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इस चीज को लेके ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस लेना है, ये उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट नंबर 1 है। ठीक है? अब जब उसने ये ले लिया कि हाँ एफएस फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, अब वो इनेबल हो जाएगा, देयर बाय इनेबलिंग द ऑडिटर to express an opinion that the financial statements are in accordance with AFRF। समझ में आया? पक्का? अभी क्लास के दौरान ना नोट्स और आपके मतलब मेरे ब्लू नोट्स, आपके मेन नोट्स फ्लैश वाले जो अपन बना रहे हैं वो, और रफ बुक भी साइड में रखना। तो एक रजिस्टर के ऊपर एक रजिस्टर रखना, ठीक है? बार बार निकालने का टाइम लगना नहीं चाहिए, ठीक है ना? अब देखो, ये तो अपना पहला वाला पार्ट क्लियर था सपन, है ना? अभी दूसरा देखो, टू रिपोर्ट। अच्छा, उसने रीजनेबल अश्योरेंस ले लिया कि एफएस फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो इनेबल हो गया ये बोलने के लिए कि एफएस आर इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ, क्योंकि उसने रीजनेबल अश्योरेंस ले लिया कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट
नहीं है। अब इसके बाद में क्या, घर चल जाओ, रिपोर्ट करना पड़ेगा ना। मैंने टेस्ट चेक कर ली, सब हो गया, पेपर लेके घर चला गया। तुम्हारे लिए कोई यूज है वो टेस्ट चेक करने का? जब तक तुमको वो नहीं मिले तो अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस लेना नहीं है, सिर्फ ओपिनियन फ्रेम करना नहीं है, उसको रिपोर्ट भी करना है। तो तीसरा और आखिरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट। भाई देख पहले कौन सा गेट बज रहा हो। हाँ तो बंद कर दे बेटा उसको, चल लगाया किसी ने, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट करना है, किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट करना है। एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग। जो फाइंडिंग तूने करी है वो एसेस के हिसाब से, जो भी एसे तेरे को जो बोलता है उसके हिसाब से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दे, ठीक है। क्लियर है एकदम? ठीक है, ओके। सो पहले वो रीजनेबल एश्योरेंस लेगा, उससे वो इनेबल होगा, ठीक है, और अपना एक ओपिनियन बनाएगा, ठीक है, कि एफएस आर इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ, कि एफएस एएफआरएफ के हिसाब से ही बने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट। अपनी नोट्स कहां तक बनी हुई है? यहां तक बनी कि नोट्स हो गया ना? तो लिखो ना ऑब्जेक्टिव का दूसरा पॉइंट लिखो। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट हुआ क्या ऑब्जेक्टिव का? इनेबल वाला नहीं लिखा अपन ने? हाँ लिखो। तो एक बार मेरे को कंफर्म करो, एक सेकेंड ना, एक बार मेरे को कंफर्म करो, अपन ने ऐसा बनाया था कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ, हाँ तो ऐसा प्लीज ऐसा ट्री बनाओ। तीन 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 है ना भाई, 1 2 3। ऑब्जेक्टिव का हेडिंग है, उसमें 3 बनाया है आपने ब्रांच ऐसा। अभी पहले वाले में लिखो ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, है ना। बीच वाला जो है ना उसमें लिखो इनेबलिंग ऑडिटर, इनेबलिंग ऑडिटर। इनेबलिंग ऑडिटर। तीसरा वाला है टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट, ठीक है। अब पहला वाला जो है ना रीजनेबल एश्योरेंस, उसके नीचे एक एरो निकालो, तीनों के नीचे एक एक एरो निकालो। पहले वाले के नीचे लिखो एफएस, एफएस फ्री फ्रॉम एमएम, एफएस फ्री फ्रॉम एमएम। फुल फॉर्म मत लिख भाई, फुल फॉर्म मत लिख, एफएस फ्री फ्रॉम एमएम, दैट्स इट। आगे बहुत बार आने वाला है वो शब्द, ठीक है। बीच में काय के लिए इनेबल हो रहा है तो आप लिखो एफएस, एफएस इज इक्वल टू एएफआरएफ, एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म। या आप ऐसा भी लिख सकते हो एफएस पीआरईपी डॉट एएफआरएफ, जैसा भी लिखना है, ठीक है। और तीसरा एस पर ऐसे, एस पर ऐसे, ठीक है। सबको क्लियर है ये? हाँ। अब तुम क्या करो, जो तुमने बनाया ना 10 सेकंड लो, उस जो बनाया है ना उसको पढ़ो और सेंटेंस भी फ्रेम कर लो। इंग्लिश फ्रेम कर लो। एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है, हाँ एग्जाम में थ्योरी लिखनी है, ये सिर्फ फ्लैश नोट्स है ताकि जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। जो भी फाइंडिंग उसकी है, क्या मिसस्टेटमेंट है, क्या है क्या नहीं है, सही है गलत है, क्या लिख रहे हैं अभी? अच्छा लिख रहे क्या? हाँ लिखो लिखो, कोई बात नहीं, लिखो लिखो ना लिखो।
लिखना है लिखो, ओरली बोलना है मन में वैसा बोलो, जो ठीक लगे वैसे। तुमको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि सेंटेंस कैसे बनना है, खुद से कैसे बनाना है, फ्लैश अंडरस्टैंडिंग लेके। वैसे ऑब्जेक्टिव्स को लेके क्वेश्चन आता है, आ सकता है, आता है मतलब। इसके ऊपर हेडिंग में क्वेश्चन भी लिख देना, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन लिख लो पहले, अगला। You are being appointed as an auditor of Reliance Limited. You are being appointed as an auditor of Reliance Limited. And while planning the audit, you are briefing the articles about scope of audit, you are briefing the article about scope of audit, full stop. State what points will you brief, will you brief? हो गया, ठीक है। अभी देखो स्कोप ऑफ ऑडिट, पहला क्या है? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ एंटिटी। देखो स्कोप का मतलब क्या होता है? दायरा। स्कोप मतलब दायरा। मेरे ऑडिट का दायरा कितना है? अभी पहला देखो कितना लॉजिकल पॉइंट है, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। एंटिटी के सारे एस्पेक्ट्स देखो कवर करना, ये तेरा स्कोप है, मिस मत करना। एंटिटी के सारे एस्पेक्ट्स कवर करना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने सिर्फ प्रोडक्शन कवर कर लिया, सेल्स कवर ही नहीं किया, सेल्स कर लिया प्रोडक्शन कवर ही नहीं किया, है ना। एक डिपार्टमेंट कर लिया, दूसरा डिपार्टमेंट करा ही नहीं। मान लो एक कंपनी साबुन बना रही है, बिस्किट बना रही है, एफएमसीजी कंपनी, है ना। आपने सोप डिवीजन का कर लिया, आइसक्रीम वाला छोड़ दिया, चलेगा क्या? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एडिक्वेटली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट आप कर रहे हो ना, वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, एडिक्वेटली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। एंटिटी के सारे एस्पेक्ट कवर करने के लिए आपका ऑडिट इतना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए कि कुछ छूट ना जाए। अपन बोलते ना हमारे रिवीजन इतने प्रॉपरली प्लान रहने चाहिए कि हमारा कुछ मिस ना हो, ठीक है। ओके, सो ऑडिट शुड बी, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है ऑर्गेनाइज्ड एडिक्वेटली, ठीक है, क्लियर है ना। दूसरा देखो, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये मेरा दूसरा स्कोप है कि अब देखो हम ऑडिट कर रहे हैं, है ना। हम बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंसीडर करते हैं ऑडिट करने के दौरान। हम एफएस देखेंगे, है ना, कंपनी के प्रोडक्शन वगैरह देखेंगे, 10 लोगों से बात करेंगे, लाइक सीआईडी। यस, अभी जब ये सब हो गया तो आपका स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्कोप में ये चीज है कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप कंसीडर कर रहे हो ऑडिट के दौरान, वो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं है, वो देख लो। क्या है? रिलायबल है या नहीं है,
वो जरूर देखो, ये आपके स्कोप में आता है। से फॉर एग्जांपल आप मैनेजमेंट के पास में गए, किसके पास में? मैनेजमेंट को बोलते हैं कि आपका इन्वेंट्री बराबर है ना? हाँ सर बराबर है। जो बैलेंस शीट में लिखा है वो सारी इन्वेंट्री अवेलेबल है ना? हाँ सर अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने अपने ऑडिट पेपर्स में लिख दिया कि मैंने मैनेजमेंट से इंक्वायरी किया था, मैनेजमेंट ने कंफर्म किया। अब मेरे को सच्ची बताओ, क्या ये रिलायबल इंफॉर्मेशन है? मैनेजमेंट तो हाँ ही बोलेगा ना। तो आपको एंश्योर करना है कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप ऑडिट में यूज कर रहे हो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल हो और सफिशिएंट भी हो। एक दो एविडेंस इकट्ठा कर लिया और ऑडिट ओपिनियन बनाना चालू कर दिया, चलेगा क्या? तेरे पास में सफिशिएंट एविडेंस होने चाहिए ना, तभी तो तू बोल पाएगा कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, हाँ ये कंपनी खराब है। तो ये आपके स्कोप में है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है कि आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो ऑडिट में आप यूज कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट होना चाहिए। देखो, द ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड। आप खुद सेटिस्फाइड होने चाहिए किस चीज को लेके? दैट इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब आपके जो लेजर अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो सब है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है और अदर सोर्स डेटा। सर अदर सोर्स मतलब अपार्ट फ्रॉम अकाउंट्स अपन अलग अलग, आप आगे पढ़ने वाले हो, आप बहुत अलग अलग तरीके से एविडेंस इकट्ठा करते हो, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से नहीं करते हो। तो जो भी सोर्स डेटा आप यूज कर रहे हो ऑडिट के लिए या फिर अकाउंट्स यूज कर रहे हो, सोर्स डेटा में और अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लेके आप खुद सेटिस्फाई होने चाहिए कि वो रिलायबल है और सफिशिएंट। समझा? ठीक है, इंग्लिश बोलेंगे मेरे पीछे। ठीक है, द ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड, है ना? मैं खुद को सेटिस्फाई पहले करना चाहिए, मेरा स्कोप है। बाद में तू उठ के नहीं बोल सकता कि वो तो इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं थी। अरे वो तो तेरा स्कोप था, वो तो तेरा काम मैंने देखना कि वो रिलायबल है या नहीं है। ठीक है ना? द ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड, खत्म, यही भी तोड़ने का। शुड बी, अब किस चीज को लेकर सेटिस्फाइड है? दैट द इंफॉर्मेशन, क्योंकि पॉइंट किसके बारे में है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दैट द इंफॉर्मेशन contained in financial accounts और अदर सोर्स डेटा। पहला है कि तेरे को सेटिस्फाई रहना है किस चीज को लेके, कि जो इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन? जो अकाउंटिंग डेटा की है और सोर्स डेटा की है। अब वो क्या है, काय का सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं अपन कि दैट इज रिलायबल एंड, ठीक है। और ऊपर हमने देखा कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। ठीक है, तो ऑडिटर शुड एंश्योर दैट द ऑडिट इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड so that it covers all the aspects of the entity। क्लियर है? ठीक है, अब देखो द ऑडिटर, अच्छा अब मेरे को बताओ रिलायबल है या नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है, क्या उसका कोई प्रमाण है? क्या कोई उसका फिक्स डेफिनेशन हो सकता है क्या? मटेरियलिटी का कोई डेफिनेशन है क्या? अंदाज है क्या? मैं बोल सकता हूँ जजमेंट है ये तो। देखो, द ऑडिटर मेक्स अ जजमेंट, बोलो वापस बोलो, किस चीज को लेके? ऑफ रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, बोलो वापस से, द ऑडिटर मेक्स द जजमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। काय की? इंफॉर्मेशन की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और वो जजमेंट कैसे बनाता है? वो बाय मेकिंग अ स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। पूरा टैली वैली देखेगा, सब करेगा, पूरा असेसमेंट करेगा और फिर एक जजमेंट बनेगा उसका कि हाँ ठीक है ये रिलायबल है, ये सफिशिएंट है। सबको क्लियर है? पक्की बात? ठीक है, कवरेज करना है सारे एस्पेक्ट्स का एंटिटी के
और जो इंफॉर्मेशन थी उसकी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही ओपिनियन बनेगा। इंफॉर्मेशन मतलब कहीं ना कहीं एविडेंस पकड़ लो, एविडेंस बोल दो, इंफॉर्मेशन बोलो, जो ही बोल दो, राइट, वो ओपिनियन के बेसिस पे ही रिपोर्ट होगा। अगर ये इंफॉर्मेशन ही रिलायबल नहीं है, अगर ये इंफॉर्मेशन ही सफिशिएंट नहीं है, तो ओपिनियन भी गलत, रिपोर्ट भी गलत। समझा? है ना? तो आपको खुद को सेटिस्फाई करना है कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है रीजनेबली सेटिस्फाइड। ये कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि इसको मैं बोलता हूँ अनलॉकिंग वर्ड। जिसने सही में लर्न किया है और एग्जाम में उसको सिर्फ एकदम होता है ना, मैंने आपको ओरल क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो आपको पता है आंसर, लेकिन आपके ना यहां तक आ गया, बट बहुत बार अपने को फिर एकदम से मैंने सिर्फ एक वर्ड बोल दिया, आप पूरा आंसर बोल दोगे। ये वो वर्ड है ऑर्गेनाइज एडिक्वेटली। तो अपने को दिमाग लग जाता है, क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑडिट ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना। रीजनेबली सेटिस्फाइड, किस चीज को लेकर सेटिस्फाई करना है, जब हमको हेडर याद है, हमको हेडर याद है इंफॉर्मेशन, है ना, तो सेटिस्फाई के लिए करना है, इंफॉर्मेशन के लिए, कि जो इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन कहां पे है, अकाउंटिंग डेटा में है और अदर सोर्स डेटा में है। और सेटिस्फेक्शन किस चीज का चाहिए, रिलायबिलिटी का और सफिशिएंसी का। समझ में आया? पक्का? ठीक है। तीसरा, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये आपका तीसरा और आखिरी स्कोप है। हम AS1 पढ़ ही रहे, अच्छी बात है, सब कोरिलेट हो रहा है। तो ये आपका स्कोप है कि चलो आप बोलते हो कि हाँ सर, इनका सारा स्टेटमेंट बराबर था, कोई फिगर मिस नहीं था, हमने सारा कवर भी किया, सारी इंफॉर्मेशन रिलायबल है, सब कुछ सफिशिएंट है, सब कुछ ठीक है। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद में भी कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं करा हुआ है। जो चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए वो डिस्क्लोज नहीं करी है। मतलब अमाउंट्स में गलती है क्या? नहीं, डिस्क्लोजर में गलती है। और हम देख रहे हैं कि AFRF का दूसरा नाम AS हमको बोलता है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करी है तो क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। कंपनी ने नहीं किया, तो पहले ये पॉइंट नहीं था। ऑडिटर का क्या स्कोप था? सिंपल है, मेरे को सारा कवरेज करना है और जो इंफॉर्मेशन मैं यूज कर रहा हूं वो रिलायबल है, सफिशिएंट है, वो देखना है। लेकिन कंपनी अगर डिस्क्लोजर नहीं कर रही और ऑडिटर के ऊपर बंदूक आ रही, तो ऑडिटर क्या बोल रहा है, वो मेरा काम थोड़ी है कि मैं डिस्क्लोजर चेक करूं, तेरा काम है। अब है, समझ में आया? ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड, ऑडिटर को क्या करना है, डिसाइड करना है वेदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है, काय में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको तुम डिसाइड लिख दो या लिख दो ऑडिटर शुड ऑल्सो सेटिस्फाई हिमसेल्फ, है ना, वो चलता है, वो चलता है। ऐसा नहीं है कि सर दो चीजों में कंफ्यूज मत करना, सर मैं एज इट इज लिखूं क्या, नहीं, लेकिन एक लाइन मत लिख, थोड़ा रेलेवेंट लिख, थोड़ा ज्यादा लिख, एज इट इज नहीं। द ऑडिटर शुड ऑल्सो satisfy himself whether the relevant information, है ना, आपने इसको इंफॉर्मेशन लिखा तो भी चलता, whether the information is properly disclosed in financial statement. He should also keep in mind applicable statutory requirement, मतलब AS, है ना, उसको दिमाग में रखना है कि स्टैट्यूटरी, जब उसको पता ही नहीं होगा कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है क्या, तो वो क्या देखेगा? सही बोल रहा ना मैं? तो उसको दिमाग में रखना है कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है। द ऑडिटर इवेल्युएट्स सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय द, ऑडिटर इवेल्युएट करता है कि मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन कैसे किया है और कंसिस्टेंटली उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। ये तो एक साल में फीफो किया, अगले साल में वेटेड एवरेज, फिर फीफो किया, फिर क्या चल रहा है ये? समझा? क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट इसके अंदर है। डन? ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, ये तीनों पॉइंट लर्न कर लो अभी के अभी। चलो फटाफट, बाय हार्ट। बुक नहीं लाए बेटा? उससे पढ़ोगे ना आपको हैबिट हो जाएगी, पढ़ना अल्टीमेटली उसी से। लर्न करो फटाफट।
coverage of all aspects of the entity, reliability and sufficiency of financial information, and disclosure. चलो ठीक है, इसका एक चीट कोड भी है, अगर आपको याद करना है आप नॉर्मली भी याद कर सकते हो। कवरेज इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, क्या बोलेंगे? कवरेज इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। इसका एक चीट कोड है, दो तरीके होता है इसको रन करने का। एक मैं इसको प्यार से बोलता हूं CID, कवरेज इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, ठीक है, स्कोप। दूसरा आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कवरेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर डिस्क्लोजर, कवरेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर डिस्क्लोजर। ये आपका एक सिंगल वर्ड है, वो हेडिंग याद रखना, ठीक है। स्कोप के सामने ये कवरेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर डिस्क्लोजर। तो कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका सीक्वेंस तो मैटर नहीं करता ना? ना, बिल्कुल भी नहीं करता। ये देखो उल्टा ज्यादा सेंस बना रहा है। बिल्कुल कि पहले डिस्क्लोज होगी इंफॉर्मेशन, फिर देखो उसकी रिलायबिलिटी, गलत। एफिशिएंसी, और फिर उसका आप इंफॉर्मेशन को सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन का मतलब है ऑडिट करने के दौरान आपने जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी फॉर डेवलपिंग एविडेंस, फॉर डेवलपिंग कंक्लूजन्स, वो इंफॉर्मेशन है। और ये जो डिस्क्लोजर की बात बोल रहे हैं, ये डिस्क्लोजर मतलब एफएस में मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर किए। एफएस में कभी तो एक्नॉलेजमेंट लेते हो ना कि वो जो इंफॉर्मेशन वो लेते हैं, लेकिन वो लास्ट पार्ट होता है ना बेटा। आप डिस्क्लोजर कभी भी लास्ट में चेक करोगे, आप पहले चेक करोगे इन्वेंट्री का अमाउंट बराबर है क्या, वो अमाउंट ही गलत है तो डिस्क्लोजर क्या मतलब आ रहा है? तो रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आप ऑडिट करने के लिए यूज कर रहे हो, ऐसी तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आप आगे पढ़ने वाले हो, तो वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, सफिशिएंट है, वो देखना है। ये ऑडिट चालू है। और डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट ने एफएस के अंदर जो भी डिस्क्लोजर्स किए हैं वो सब एज पर लॉ है, नहीं एज पर AFRF है या नहीं, कोई डिस्क्लोजर मिस तो नहीं हो गया। लेकिन आप आंसर कैसे भी कर सकते हो, आपको तीनों स्कोप लिखने हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक हमने एक जो अगर हम वो पकड़े फ्रॉम बर्थ, अगर बात समझे तो ट्रांजेक्शन पैदा हुआ, उसकी एंट्री हुई, ठीक है, उससे लेजर बना, लेजर से टीवी बना, टीवी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने ऑडिटर को दिया, अब ऑडिटर को उसको चेक करना है, ठीक है। अब वो चेक करने के सिस्टम चालू होने वाला है। अभी तक वो चेक करने में आपको तीन चीज बताता हूं। पहला आएगा एविडेंस, ये सीक्वेंस पूरा नहीं है, एविडेंस के पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो हमें पता है, एक आएगा एविडेंस, एविडेंस इकट्ठा करना, उससे क्या बनेगा? कंक्लूजन। क्या बनेगा? कंक्लूजन से आप एक ओपिनियन समझोगे। कंक्लूजन और ओपिनियन में 3 लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, लेकिन कंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि इन्वेंट्री का एविडेंस अलग है, पीपी का अलग है, डेटर का अलग है, तीनों से अलग अलग कंक्लूजन बनेंगे।
लेकिन ओपिनियन तो पूरी कंपनी का एक ही बनने वाला है। तो एविडेंस, उसके बाद में कंक्लूजन, उसके बाद में ओपिनियन। ये ओपिनियन घर जाएंगे क्या, रिपोर्ट करना पड़ेगा, आखिरी चीज है रिपोर्ट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, एविडेंस, फिर कंक्लूजन बनेगा, फिर ओपिनियन बनेगा, फिर रिपोर्ट होगा। अब एविडेंस के पहले बहुत सारी चीजें वो आएगी। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन इसका आप लिख लेना, घर क्वेश्चन लिखवाया मैंने स्कोप का, है ना। इसकी जो नोट्स है वो आपको होमवर्क की तरह बनानी है, सेम जैसा हमने बनाई है ऑब्जेक्टिव की। 3 ब्रांच है ना, और उनके नीचे 3 सब एरो, ये दो ही आपको क्या बोलते हैं इसको, दो ही फ्लोर्स है। ठीक है, एक बार बोर्ड पे देख लेना, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऐसा बनेगा नोट, यस। यहां पे लिखी होगी 3 चीजें, यस, और इसके नीचे सब में एक एक सब एरो रहेगा, वहां पे 3 चीजें। इतना ही आपके पास में स्कोप है लिखने का। ठीक है, और उसके ऊपर उसकी पंच लाइन, कवरेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर डिस्क्लोजर, मतलब कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी पहली हेडिंग, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरी हेडिंग, एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तीसरी हेडिंग। आगे बढ़ू, ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, बहुत फेवरेट और बहुत ही जाना माना प्रचलित क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। अभी जगह कितनी छोड़ेंगे आप समझ लो, ऑब्जेक्टिव में कितनी लगी थी, उसे थोड़ी सी और छोड़ दो, किसी को नहीं समझ में आ रहा पूरा पेज छोड़ दो। ठीक है, लिखो। even though, लिखो, even though the audit is properly planned and performed, even though the audit is properly planned and performed in accordance with standards of auditing, in accordance with standards of auditing, there may be a case, there may be a case that certain misstatements, that certain misstatements are still not detected, that certain misstatements are still not detected, है ना। बोले भले ही हम ऑडिट को प्रॉपरली प्लान परफॉर्म करें, जैसा जैसा ऐसे ने बोला है वैसा मैंने सब कुछ किया, फिर भी ऐसा चांसेस है कि कुछ मिसस्टेटमेंट मैं डिटेक्ट नहीं कर पाऊं। क्यों? ड्यू टू सम लिमिटेशंस। ठीक है, आगे लिखो। नेचुरली ड्यू टू certain inherent limitations of audit, naturally due to certain inherent limitations of audit। ठीक है, explain these limitations। डन। तो ये क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं अपन इतने सारे, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरीके से इस पार्ट पे आईसीआई क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। जो लाल वाली बुक है, ठीक है, उसके अंदर लिमिटेशंस के ऊपर मेरे ख्याल से 2 से 3 क्वेश्चन है डिफरेंट तरीके से। ठीक है, आईसीआई चीजों को थोड़ा सा और एलॉबरेट करती है, अपने को नहीं करना है, अपने को इतना ही लिखना है, लेकिन इतना पूरा लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते चलो। अब देखो 1 2 3 4 5 5 लिमिटेशन है। अच्छा, लिमिटेशन का मतलब कोई बता पाएगा? निहाल, लिमिटेशन फॉलो नहीं कर सकते, अथर्व एक आधा एग्जांपल लिमिटेशन का। हाँ, ये बात एक बार की सही बोली है। ठीक है, मतलब अब अगर अपनी बात करें एक बार के लिए हम सबकी, तो वी हैव अ लिमिटेशन दैट वी माइट नॉट क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, वी डोंट हैव दैट फिटनेस,
दैट लाइफस्टाइल, है ना? यस, करेक्ट है। तो ये हमारा इनहेरेंट लिमिटेशन है कि हमारा बॉडी टाइप ऐसा नहीं है कि हम जाके माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करें। यस, बराबर है। तो वैसा ही जैसा अथर्व ने बोला कि ऑडिटर की कुछ लिमिटेशंस है, ये 5 लिमिटेशंस है जिसने ऑडिटर के हाथ बांध रखे कि वो कितना भी ऑडिट अच्छा कर ले, कितनी भी बड़ी टीम ले जाए, कितने भी स्मार्ट पीपल ले जाए, फिर भी देर आर सम चांसेस दैट सर्टन मिस स्टेटमेंट्स, देखो मिस स्टेटमेंट वर्ड ऑडिट में इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ मत लिखना, है ना? रॉन्ग वॉन्ग ऐसा कोई वर्ड मत लिख देना। मिस स्टेटमेंट कि कुछ मिस स्टेटमेंट मतलब कुछ गलती ऑडिटर ढूंढ ना पाए। समझ में आया? पक्का ना? ठीक है ना? अब ये 5 लिमिटेशंस क्या है वो समझो। बहुत फेमस प्यारा क्वेश्चन है, चैप्टर 1 में कुल मिला के 10-12 क्वेश्चन है, और नॉर्मली अगर 2 अटेम्प्ट में बैक टू बैक आ गया तो तीसरे में नॉर्मली नहीं आया, और सही भी है, ठीक है? लेकिन अगर आता है तो इनमें से घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन आएगा, फुकट मार्क्स रहेंगे, ठीक है? पहला लिमिटेशन देखो, ठीक है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या बोला? इन्वॉल्व मेकिंग मेनी जजमेंट्स, बोलो। ये तो सब एग्री करते हैं ना, 2-3 दिन से हम वही देख रहे हैं कि सर एफएस बनाते वक्त ना बहुत सारे जजमेंट होते हैं। मैं फीफो लगाऊं, वेटेड एवरेज लगाऊं, मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% करूं, 10% करूं, ये सब जजमेंट्स एस्टिमेट्स है, राइट? कोई भी चीज कॉन्क्रीट नहीं है। तो बोले पहला तो लिमिटेशन नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही है। सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना एज पर AFRF, मतलब एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम, मतलब एज पर AS, करेक्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने को प्यार से क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या बोलते हैं? सीए इंटर में आपके अकाउंट के सब्जेक्ट का नाम क्या है? बराबर है। सीए फाइनल में अकाउंट के सब्जेक्ट का नाम क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज नथिंग बट अकाउंट्स, ठीक है? चलो, तो बोलता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें बहुत सारे जजमेंट इन्वॉल्व है। मैं ऑडिट लर्न ऐसे ही करता था, मैं हिंदी में रन करता था, मेरी इंग्लिश अच्छी थी तो मैं हिंदी में रन कर लेता था, मेरे को लर्न आता था, मैं उसको इंग्लिश में अच्छे से टेक्निकल वर्ड्स में लिख सकता था। ये मेरी कला थी, अगर जिससे होता होगा इससे बेस्ट तरीके कोई नहीं है। तो बोले बहुत सारे जजमेंट इन्वॉल्व है। अब सुनो, बाय मैनेजमेंट। अच्छा, जजमेंट कौन लेगा? क्यों? अरे क्या बात है, जाए जोरदार। क्योंकि एफएस कौन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जजमेंट कौन बनाएगा? ठीक है। देयरफॉर इसके लिए ऑडिटर में नॉट बी एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस दैट द एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल, और इसी कारण से क्योंकि बहुत जजमेंट इन्वॉल्व है तो ऐसा हो सकता है, देखो कभी मान लो मैनेजमेंट को फॉर एग्जांपल ये करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है? और मैनेजमेंट अभी तक फीफो यूज कर रही है, और मैनेजमेंट को पता है कि मैं वेटेड एवरेज मेथड यूज करूंगी तो मेरा इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा। अब मैनेजमेंट को प्रॉफिट को मैनिपुलेट करना है, तो मैनेजमेंट ने जबरदस्ती क्या बोला कि मैं मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज, ठीक है? फेक रीजन दे दिया, कंजम्पशन पैटर्न, ठीक है? अब ऑडिटर चाह कर भी ये मिसस्टेटमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता, ढूंढ नहीं सकता, मैनेजमेंट का जजमेंट है, अलाउड है जजमेंट बनाना। ऑडिटर मैक्सिमम क्या कर सकता? प्रॉपर डिस्क्लोजर चेक कर सकता। तो ये लिमिटेशन है कि बोलता है एफएस प्रिपेयर करते वक्त, हिंदी में बोलेंगे सब लोग, ठीक है? एफएस प्रिपेयर करते वक्त मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट करता है, बराबर है? और इसके कारण ऑडिटर ये एब्सोल्युटली नहीं बोल सकता कि एफएस फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। आसान है लर्न करना, हिंदी में बहुत आसान है, ठीक है? सिंपल। आगे, मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद AFRF
एंड फॉर डिवाइसिंग सुटेबल इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अभी देखो ये वाला जो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला पार्ट है ना, इसका पहला पार्ट था जजमेंट को लेके, काय को लेके, वो खत्म हो गया। अब दूसरा पार्ट बोलता है मैनेजमेंट हर बार, अब आगे भी ऑडिट में पढ़ने वाले हो, बहुत बड़ा ऑडिट अपना भी, मैनेजमेंट हर बार ना, हर साल खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करता है। जैसे आप एक्नॉलेज, सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रोज ऑडिट रिवाइज करके आएंगे, लर्न करके आएंगे, तो यू आर एक्नॉलेजिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट है। वैसे मैनेजमेंट खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करता है हर साल कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा एज पर एएफआरएफ, ऐसे नहीं, ऐसे तो ऑडिट है, एज पर मार्जिन में देखो मैंने लिखवाया था, याद होगा तो, है ना, एज पर एएफआरएफ प्लस डिवाइस सुटेबल इंटरनल कंट्रोल, इसके ऊपर चैप्टर है। ठीक है, लेकिन मेरे को बताना पड़ेगा अभी, सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान देंगे कि सर ये वर्ड क्या है। अब सुनो कि मान लो मैनेजमेंट की फैक्ट्री है, कंपनी की फैक्ट्री है ना, वो फैक्ट्री में सारे आईपैड रखे हैं, ठीक है। अब वो फैक्ट्री में सारे आईपैड स्टोर करके रखे हुए हैं, ना गेट है, ना ताला है, ना कोई है। अगले दिन क्या होगा, सारे चोरी हो जाएंगे, करेक्ट है। मैनेजमेंट क्या करेगा, अपने बुक्स में डाल देगा, ठीक है, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ठीक है, हर साल चोरी होती क्या, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो गया, ठीक है, वो भी लिख दिया, करेक्ट है। अब ऑडिटर आया, ऑडिटर बोला बताओ एफएस, हमने देखा, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अरे वो फैक्ट्री थी, वो गेट खुला था, वो गेट था नहीं, तो चोरी हो गए। मैंने बोला वो ठीक है, लेकिन तो सर हमने बनाया ना पूरा प्रॉपर, देखो डिस्क्लोजर भी किया नीचे। एक मिनट सुन मेरी बात, तेरी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ दो, मेरे को तो एफएस बनाया तूने, मानता हूं मैं, तूने एज पर एएफआरएफ बनाया, मानता हूं मैं, तूने डिस्क्लोजर किया, मानता हूं मैं, लेकिन तेरी एक और जिम्मेदारी है कि तेरे को बराबर इंटरनल कंट्रोल रखने हैं। ये क्या होता है, अरे भाई अगर फैक्ट्री है, उसको गेट होगा, उसको ताला लगाएगा, वहां दो सिक्योरिटी गार्ड बैठे होंगे AK-47 लेके, उनके पास चाबी होगी उसकी, और वो फैक्ट्री के अंदर 4-5 कैमरे होंगे, है ना, वो क्रिश की, इसकी ऋतिक की मूवी के ऐसे लाल लाइट के लेजर होंगे, कुछ तो होगा ना। तो बोलिए मेरे को मालूम नहीं था, तो बेवकूफ आदमी तेरी चोरी हो गई है, तेरे को बताना पड़ता क्या चीज, समझ रहे बात को। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैनेजमेंट की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी कितनी, एक और आएगी बाद में, दो बता रहा हूं। पहली कौन सी है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, पहली कौन सी है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एआरएफ, नहीं मूवी है क्या, एएफआरएफ, क्या, ये तो पहली, क्योंकि अगर तू बनाएगा नहीं तो मैं चेक क्या करूंगा, ठीक है। दूसरी, सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, तेरे को सूटेबल, क्या बोलता है, जो तेरे को ठीक लगे। सर आपने कितना बोला लाल लाइट वगैरह, हाँ वो तब थोड़ी लगाएंगे यार आईपैड के लिए, इंश्योरेंस, सबका इंश्योरेंस अपने, एक लाल लाइट वगैरह कब लगेंगे, जब ज्वेलरी है, डायमंड डायमंड है, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी गार्ड, गेट, बहुत होगा तो एक कैमरा, जो तेरे को सूटेबल लगे वो इंटरनल कंट्रोल लगा लेगा, ठीक है। तो अभी अपन नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में थे, उसमें पहला पार्ट अपने पढ़ा जजमेंट को लेके, किसको लेके, जजमेंट, ठीक है। वो पॉइंट क्या था कि मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट करता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये कारण से ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता कि एफएस फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या मैं एब्सोल्युटली नहीं बोल सकता भाई, क्या बात है। दूसरा कि सर मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करी कि मैं एफएस बनाऊंगा और मैं इंटरनल कंट्रोल लगाऊं। जब जब मैं इंटरनल कंट्रोल बोलूंगा ना, आपको कैमरा दे, प्रमुख एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल है यहाँ पे कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, चीटिंग ना हो, कोई चीज कभी कोई किससे मिसप्लेस हो गया, कुछ हो गया अननोइंगली, वो सब देख सके अपन, करेक्ट है। अब सुनो, हाउएवर ये पॉइंट बोल दिया उसने कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दो मैनेजमेंट की। अब सुनो, हाउएवर सच कंट्रोल्स may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitations। बोलता है मैनेजमेंट का काम था कि उसको एफएस बनाना है और इंटरनल कंट्रोल लगाना है, लेकिन हमारा लिमिटेशन तुमको मालूम क्या है कि जो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाया है
वो इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट ही नहीं किया कि वो सूटेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमको दे पाए। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की लिमिटेशन है। सर क्या, लाइट चली गई, कैमरा बंद, उसको बैकअप नहीं है इन्वर्टर का, वो कुछ चेक कर पाएगा क्या? क्या हमको कुछ इंफॉर्मेशन उससे मिलेगा? हमने बोला चोरी हुआ था, हमने क्या बोला? चोरी हुआ। ऑडिटर गया, कैमरा ओपन करवाया, जिस टाइम चोरी हुआ कैमरा बंद है, लिमिटेशन है। इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद भी वो इंटरनल कंट्रोल ये खुद के लिमिटेशन है कि वो बिना लाइट के चल नहीं सकता, बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल नहीं सकता। तो ऐसे चांसेस है कि वो इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली ऑपरेट ही नहीं हुआ कि वो ऑडिटर को कुछ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे पाए। समझा? तो ये दो लिमिटेशन मेरे नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से जुड़े हुए। किससे? नेचर ऑफ फाइनेंशियल। दो, अगर मैं क्रक्स की बात करूं तो दो लिमिटेशन क्या है? पहला जजमेंट, दूसरा इंटरनल कंट्रोल। पहला दूसरा, पहला दूसरा, ठीक है। 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, लर्न करो। फटाफट। चलो अगला, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब हमने बात कर दी मैनेजमेंट की, हम बोल रहे हैं मैनेजमेंट खराब, ठीक है। अब मैनेजमेंट अपने पे उंगली उठा रहा, तो वो क्या दूध का धुला है? ये वाली बात। हमारे खुद के भी कुछ लिमिटेशन, ऊपर के लिमिटेशन किसके थे? मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट के कारण मेरा लिमिटेशन डेवलप हो गया। अब ये मेरे खुद के कारण मेरा लिमिटेशन डेवलप हो रहा है। नेचर ऑफ ऑडिट, ठीक है। अब सुनो, मैंने आपको साइकिल बताई थी एक, ऑडिट साइकिल बोलता हूं मैं, क्या बोलता है इसको? उसमें अभी तक मैंने क्या बताया? एविडेंस, क्या बात है, कंक्लूजन, ओपिनियन और रिपोर्ट। सुपर, ये बताया। अब मेरे को बता, सीआईडी वाले एविडेंस का मतलब हिंदी में क्या है? सबूत। सीआईडी वाले सबूत कैसे ढूंढते हैं? इंक्वायरी कर। क्या बात, हेलो हेलो, हाँ आप कॉल कर दो दीदी को। हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ। ठीक है, कैसे? इंक्वायरी करके। इंक्वायरी इज अ ऑडिट प्रोसीजर विच इज गिवन इन अ बुक, ऑडिट प्रोसीजर। तो क्या मैं कह दूं कि आप प्रोसीजर लगाते हो और उससे क्या निकलता है? क्या निकलता है? प्रोसीजर। ऐसा उसने बोला, इंक्वायरी करने से सबूत मिलेंगे, है ना? सबूत से कंक्लूजन बनेंगे, कंक्लूजन से ओपिनियन बनेगा, ओपिनियन से रिपोर्ट होगा। तो हमारी साइकिल बढ़ गई, प्रोसीजर, एविडेंस, एविडेंस, कंक्लूजन, कंक्लूजन, रिपोर्ट, ओपिनियन, ओपिनियन, रिपोर्ट। ठीक है, ये साइकिल। अब हम जब भी मैं बोलूंगा हमारी ऑडिट साइकिल क्या है, तो तुम चालू कहां से करोगे? प्रोसीजर से। एविडेंस क्यों बोल रहे हो? अभी एक ऐड किया ना, चालू कहां से करेंगे? प्रोसीजर, एविडेंस, एविडेंस, कंक्लूजन, कंक्लूजन, ओपिनियन, ओपिनियन, रिपोर्ट। ठीक है, ओके। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स देखो, पहला क्या है? देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। बोले हमारी जो एबिलिटी है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की, हमारी जो एबिलिटी है, इस एबिलिटी के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस है, कुछ प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस है। जैसे कि एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल एन ऑडिटर डज नॉट टेस्ट, क्या बोला? ऑन ऑडिटर डज नॉट टेस्ट all transactions and balances. He forms his opinion only by
टेस्टिंग सैंपल्स, बराबर है। ये हमारा खुद का प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सारी की सारी 10,000 इन्वेंट्री चेक करूं। पॉसिबल है क्या? तो मेरे को सैंपल निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे मेरा लिमिटेशन ये है कि जो मैंने सैंपल में सिलेक्ट किया वो सब सही है, लेकिन जो मेरे सैंपल में नहीं आए उनमें प्रॉब्लम। मान लो मैं बोलता हूं कि आपने लिखा है आंसर, आपने बोले हाँ सर लिखा, मैंने किसी की भी रैंडमली 2 बुक ले ली, वो दोनों बुक में एकदम बराबर लिखा हुआ है, और मैंने मेरा व्यू बना लिया कि पूरी क्लास ने अच्छे से लर्न कर, सबको अच्छे से आता, लेकिन जिस बच्चे की बुक मैंने नहीं ली उसको ही कुछ नहीं आया, तो मेरा ओपिनियन गलत हो गया। ये लिमिटेशन है कि देयर आर प्रैक्टिकल, हाँ साई श्याम, देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। काय पे? मेरी खुद की एबिलिटी पे, ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। और उसका एग्जांपल क्या लिखना? ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल द ट्रांजैक्शन, ऑडिटर चेक सैंपल्स, दैट्स इट, ठीक है। मैनेजमेंट, अभी ये हो गया लिमिटेशन नंबर 1, नंबरिंग कर सकते हैं इसकी, लिमिटेशन नंबर 1 हो गया। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कितने लिमिटेशन थे समर्थ? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कितने लिमिटेशन थे? कौन से? सिर्फ सिंगल वर्ड बोलना है, ध्यान ही नहीं है, एब्सेंट माइंडेड है, गौरांग का है वो सोच रहे हो। कौन से निहाल? 2, वेरी गुड, क्या बात है। जजमेंट और आईसी, ठीक है, कि वो इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट ही नहीं करे, कि वो मेरे को कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे पाए, क्योंकि उनके खुद के लिमिटेशन, बराबर सफान। 2, अभी नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में कितने वो अपन देखेंगे। पहला कौन सा है? प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन, वेरी गुड। पहला मेरे लिए वर्ड है प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन, ठीक है, ओके। उसमें मैं एग्जांपल क्या लिखूंगा कि मैं सैंपल चेक करता हूं, ठीक है। सेकंड, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। ये मेरा नंबर 2 है, बराबर है ना? पॉसिबल है समर्थी? क्या है ये? मैनेजमेंट ऑडिटर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, आगे बता रहा, देखो देख, देयर इज नो वे बाय विच ऑडिटर कैन फोर्स मैनेजमेंट, देयर इज नो वे बाय विच एन ऑडिटर कैन फोर्स द मैनेजमेंट। सिंपल है ना, तुम्हारे पास में हथियार है, तुम ऑडिटर को मारा पीटी नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं, वो तुमको नहीं दे रहा, तुम ओपिनियन में लिख दो, तुम खराब ओपिनियन दे दो और रिलीज कर दो, कल 10-20% स्टॉक मार्केट गिर जाएगा। जब जब पास्ट में ऐसा हुआ, बहुत कम बार हुआ है, जब जब पास्ट में ऐसा हुआ है किसी ऑडिटर ने रिपोर्ट खराब दिया है, तो ऐसा देखा गया है कि 1 साल में कम से कम वो स्टॉक आधा हो जाता है, ठीक है। तो नुकसान मैनेजमेंट का होता है, इसलिए मैनेजमेंट हर बार ऑडिटर से बहुत डरता है कि ये कहीं इसका दिमाग घूम ना जाए, ठीक है। तो कोई तरीका नहीं है कि आप मैनेजमेंट को फोर्स कर सकते हो कि भाई मेरे को दे, कि भाई मेरे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर। समझ में आया? ये मेरा सेकेंड लिमिटेशन है इन नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन सा था? जजमेंट इन्वॉल्व है और इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट ही नहीं करे कि वो मेरे को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे पाए। यस एवरीबॉडी, ठीक है। उसमें सेंटेंस कैसे एलोबरेट करना है? पहले हमने लिखा कि मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट करता है, और फिर हमने बोला कि इसके कारण लिमिटेशंस है कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। उसके बाद में हमने बोला कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसी को लेके, और फिर बोला कि आईसी जो है वो ऑपरेट ही नहीं करे, ठीक है। तो डायरेक्ट मत लिखना, एलोबरेट करना। यस, समझ में आया? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पहला क्या है? लीगल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशन, ठीक है। मैं टेस्टिंग बेसिस पे करता हूं, पूरा नहीं करता, ठीक है। सैंपल, वेरी गुड। दूसरा क्या है? नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, नॉट प्रोवाइड, और जैसे एचपी ने बोला कि हम फोर्स, डन, 2 हो गए। तीसरा, द मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट, क्या बोल रहे हैं? डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रपलस पीपल, ठीक है। मैनेजमेंट में विजय माल्या है,
ठीक है, डिसऑनेस्ट पीपल, यस, जिनसे अपन कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अब तुम सच्ची बताओ, तुम किसी कंपनी का फ्यूचर में ऑडिट करने जा रहे हैं, सच्ची बोलना एक बात, तुम सीए बन गए, तुम ऑडिट करने जा रहे हैं, और मान लो 10 साल बाद में तुम जब ऑडिट करने गए तो उस कंपनी के मैनेजमेंट में विजय माल्या बैठा है, तुम्हारे मन में एक बार के लिए डेफिनेटली आएगा ना कि बॉस ये ऑडिट तो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ भी स्टेटमेंट ऐसा होगा जो मैं डिटेक्ट नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैनेजमेंट ही अगर खराब है, अगर वो अनस्क्रपलस पीपल है या वो डिसऑनेस्ट पीपल है, तो वो कुछ ना कुछ करके ना मिस स्टेटमेंट को छुपा ही लेगा। दृश्यम देखिए, उसमें कैसा बचा था अपने बच्चे को, वो है ना डिसऑनेस्ट, तू कितना ही दम लगा ले वो मिस स्टेटमेंट तू नहीं देख पाएगा। ये तेरा लिमिटेशन है कि मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रपलस पीपल एंड मे बी इटसेल्फ इन्वॉल्व इन, मैनेजमेंट खुद ही इन्वॉल्व, वो आईपैड चोरी हुई था ना, मैनेजमेंट लेके गया, क्या कर लेंगे? अगर मैनेजमेंट खुद ही डिसऑनेस्ट है तो हम कुछ नहीं कर सकते, मैनेजमेंट तुमको मिसस्टेटमेंट देखने ही नहीं देगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देगा चीज को कि तुमको समझेगा ही नहीं। समझा? इट में प्रोड्यूस फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, झूठे दस्तावेज देगा। तुमने सेल की एंट्री देखी, बाय डाटा टू सेल्स 1 करोड़ 1 करोड़, मैंने बोला एविडेंस दिखा, इतना प्यारा कलर प्रिंट आउट एविडेंस इनवॉइस का, तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा ये फेक है। आ गए सब, तुम जाल में फंस गए। इट में प्रोड्यूस फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर द ऑडिटर टू लीड हिम टू बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस इज। तीसरा पॉइंट खत्म। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कितने पॉइंट है? दो। पहला, दूसरा, क्या बात है। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में 3 पॉइंट है। पहला लीगल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशन मेरे खुद के है, may not provide complete information or management may consist of dishonest and unscrupulous people itself involved in fraud may produce fabricated documents। समझ में आया? ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे पता है? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है, उसमें एक पॉइंट मेरा है और फिर 2 पॉइंट मैनेजमेंट के ही है, मतलब मेरे लिए बोलते बोलते मैं उसके लिए बोलने लगा। यस, वो वाली बात, ठीक है। खुद का दिखाना था आईसीआई को, खुद का जोड़ के वापस उनका बोलना था। अरे तेरी बात करना, तू ये बोलना कि हमारे सीए उतने अच्छे नहीं है, वो नहीं बोलना है, उसने भी उसकी बात, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे याद रखेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के 2 पॉइंट थे और ऑडिट प्रोसीजर के 3 पॉइंट थे। वेरी गुड। अब आ जाओ, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नॉट इन द नेचर ऑफ मतलब हेडिंग से क्या समझ में आ रहा अथर्व? हेडिंग से क्या समझ में आ रहा? सिर्फ हेडिंग से क्या बात है, ताली हो जाए। जब जब मैं किसी को पूछ रहा हूं, अगर गलत भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बोलना है एकदम सही बोला उसने। ये ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये हम रिव्यू कर रहे हैं। मतलब क्या फर्क समझो, पहले किंगफिशर थी, जब तक विजय माल्या के ऊपर दाग नहीं लगा तो उसका ऑडिटर क्या कर रहा था? रिव्यू कर रहा था, प्रोसीजर लगा रहा था, एविडेंस इकट्ठा कर रहा था, कंक्लूजन फॉर्म कर रहा था, ओपिनियन बना रहा था और रिपोर्ट कर रहा था, ठीक है। अब मालूम पड़ गया कि विजय माल्या खराब है, 1 साल केस चला। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक इन्वेस्टिगेशन बैठाओ किंगफिशर कंपनी के ऊपर। अब ये जो है इन्वेस्टिगेशन है, नाउ दिस इज नॉट एज पर एसे, दिस इज एज पर लीगल कोर्ट्स ऑर्डर। अब इसमें ऐसा याशवी ने बोला कि हम फोर्स नहीं, फोर्स क्या, बाल नोचेंगे एक, क्योंकि अब ये इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस वाले भी रहेंगे, सामने वाला जेल भी जाएगा, 3rd डिग्री होगा, 4th डिग्री होगा, सब होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। एज ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। बोले जैसे आपको पता है कि ऑडिट एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ठीक है। हेंस ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस कि एफएस फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। खत्म, इतना ही पॉइंट है सर। सही में हाँ, स्टडी में देख लेना,
ठीक है, क्लियर है। तो क्योंकि हमको पता है ऑडिट एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हेंस हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते कि एफएस फ्री फ्रॉम एमएम है, ठीक है। हाँ, अगर वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन होता, अब देखो फर्क देखो कितना प्यारा है, किसी का खून हो गया, सीआईडी चेक कर रही है ना, सीआईडी का एपिसोड याद रखो, और दूसरा हम एफएस को रिव्यू कर रहे हैं, एफएस पे ओपिनियन बना रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। यहां पे वो बोल सकता क्या कि हमारे साथ शायद ये खूनी है, चलता कैसा, उसको बोलना पड़ेगा कार्तिक ही खूनी है, ये हो गया ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, समझ में आया है ना। वहां पे उसको एब्सोल्यूट अश्योरेंस देना पड़ेगा, लेकिन ऑडिट में हम, हमारा ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है, ओके। तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। तो अभी तक 3 लिमिटेशन कौन से है सर, एफआर मतलब मैनेजमेंट की बात, उसमें 2 पॉइंट थे सर, ऑडिट प्रोसीजर मतलब हमारी बात, उसमें 3 पॉइंट, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, प्यारा पॉइंट है, बोलता है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो इसके बारे में ना पॉइंट में बोला कुछ नहीं है, लेकिन मैं हेडिंग से बताता आपको, टाइमलीनेस ऑफ क्या, अरे यार तुम्हारा लगी, बंद कर दो ना एसी को, तुम चालू क्यों कर रहे हो, उसको बंद करो। क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। हाँ, तो टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट, मतलब क्या है कि एक है ना, ऐसा नहीं होता कि 31 मार्च हो गया ऑडिट चालू हो गया, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2-3 साल ऑडिट कर रहे हो, एक विद इन टाइम आपको ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मली 1 महीना 2 महीना 2.5 महीना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 31 मार्च 2026 की एफएस है, आपने ऑडिट चालू किया, आप 2 साल ऑडिट ही कर रहे हो, चलेगा क्या, इन्वेस्टिगेशन चलती है, इन्वेस्टिगेशन अगर है तो चलती है, आज भी चल रही है ना, लेकिन ऑडिट टाइमली होता है, 2 महीना 3 महीना 1.5 महीना जो भी, ठीक है। तो एक तो वो प्रॉब्लम है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, अपन बोलते ना सर रिवीजन को टाइम कम मिला, लिमिटेशन है, टाइम ही लिमिटेड है ना। अब सुनो, डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, डिक्रीज इन, एनीबडी कैन ट्राई, व्हाट डज दिस मीन, इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस कम हो गई समय के साथ। मैं बोलूं, आपका इंटर का रिजल्ट था, ठीक है, आपने इंटर का रिजल्ट आपका था, आपने देखा नहीं, आप पूरा, आपने मेरे को बोला कि भाई मेरे को, मैं यूएस में हूं, मेरा फोन अंडर वो है, नॉट रीचेबल है, ठीक है, मेरा ना रिजल्ट देख के मेरे को एक बार एक कहीं ना कहीं मेल या कुछ कर देना, मैं रिजल्ट नहीं देख पाऊंगी और मेरे को बहुत एंग्जाइटी होती है रिजल्ट देखने की, मैं खुद तो देख ही नहीं पाऊंगी पक्का, ठीक है। रिजल्ट आ गया 11 सवेरे 11 बजे, हमने कुछ देखा नहीं, ठीक है, आपने कुछ देखा नहीं, शाम को देख लिया, आप उसको बताना भूल गए, आपने आज नहीं बताया, कल नहीं बताया, परसों नहीं बताया ना, आप 10 दिन बाद में उसको रिजल्ट बता रहे हो कि अरे तो फेल हो गए, अब कोई सेंस है क्या, एक समय रहता है ना चीज का। आपका बर्थडे है, क्या है, बर्थडे है, आज बर्थडे है, मैं 10 दिन बाद में बोल रहा हूँ अरे हैप्पी बर्थडे, तुम क्या बोलेंगे, अरे पागल है, सिंपल सी बात है ना। देखो, द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा ओवर टाइम, समय के साथ में डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अपना फ्रेंड मान लो रिलायंस में है, ठीक है, उसको मालूम है परसों रिजल्ट आने वाले हैं, उसको मालूम है प्रॉफिट क्या है, उसने अपने को बताया नहीं, रिजल्ट आ गया 5 दिन में बता रहा है अरे रिलायंस का इतना प्रॉफिट है, अरे कैसे, रिजल्ट मार्केट में आने के पहले मेरे को बताता तो मैं कुछ कमा पाता, रिजल्ट पूरे गांव को मालूम पड़ गया, आप क्या बता रहा मेरे को, अरे यार तेरे को बोलना भूल गया, हट ऐसे बोलना क्या भूल गया। तो मेरा बोलने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन की वैल्यू तभी तक है जब वो सही समय पे मिली है, ठीक है। एन ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर,